Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter 6 Physical and Chemical Changes with the topic Rusting of Iron. But before starting to that one, we will discuss about the importance of chemical changes. अब ये जो chemical changes हैं ये हमारे लिए बहुत important है. बहुत से नए सब्सटेंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो केमिकल चेंजेस या फिर हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से फॉर्म होते हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल्स की हम बात करें कि जो दवाइयाँ बनती हैं वो भी क्या होते हैं, वो काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से मेडिसिन फॉर्मेशन हो रही है. मटेरियल सच एज प्लास्टिक है, साबुन है, डिटर्जेंट है, परफ्यूम, एसिड बेस, सोल्ट, ये सब की सब चीज़ें कहता है दे आर prepared by using some chemical reactions. Every new material is discovered by studying different types of chemical changes. मेटल्स की भी जो एक्सट्रैक्शन है फ्रॉम देयर ओर्स वो भी किस वजह से होती है, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एट दैट टाइम. तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो केमिकल चेंजेस हैं इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. उसमें सबसे पहली बात क्या कहते हैं दैट ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज के दौरान नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. सेकेंड थिंग कहता है जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, जबकि केमिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस बन गया वो परमानेंट हो जाता है. थर्ड वन कह रहे हैं फिजिकल चेंज इजीली रिवर्सिबल भी हो सकता है, जबकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे वो यूजुअली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. फिजिकल चेंज के दौरान कहते हैं बहुत कम एनर्जी, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में हो, आइदर अब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है. जबकि केमिकल चेंज के दौरान कहता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के जो अंदर एनर्जी है, चाहे वो हीट की फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म में है या साउंड की फॉर्म में है, दैट आर आइदर अब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग दिस केमिकल चेंजेस. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. अब हम बात करते हैं कि सेम सब्सटेंस के अंदर फिजिकल चेंज भी हम देख सकते हैं, केमिकल चेंज भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है. अब एक पेपर का शीट है हमारे पास, कागज है, कहता है उसको अगर हम टीयर करते हैं इनटू द पीसेस ऑफ पेपर तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा. बट यही उसी शीट ऑफ पेपर को हमने जला दिया तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा. इसी तरीके से जो वैक्स होती है अगर उस वैक्स को मेल्ट करते हैं तो फिजिकल चेंज है, पर यही अगर हम वैक्स को बर्न करते हैं तो बर्न करना हमारा क्या किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, केमिकल चेंज के अंदर इंक्लूड होता है. कैसे, जब कैंडल जो है वो बर्न होती है, कैंडल जगाते हैं तब कहते हैं दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं. किस तरीके से कहते हैं, जब कैंडल जलती है कुछ एक तो जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है, जो मेल्ट हो रही है मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है. और जो कुछ एक वैक्स है वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, एंड एट दैट टाइम हम क्या कहते हैं वहाँ पर, केमिकल चेंज. तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि सेम सब्सटेंस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही कर सकता है, डिपेंड करता है कि उस टाइम पर पर्टिकुलर कंडीशंस क्या हैं. अब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन. अब ये ओजोन क्या है, ओजोन इज अ गैस, O3 इट्स फॉर्मूला. अब ये जो ओजोन गैस की लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर के अंदर है. अब ये जो ओजोन लेयर है हमारे अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ये बहुत यूज़फुल है. कैसे यूज़फुल है कि जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. कैसे प्रोटेक्ट करती है, कहते हैं जब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं तो ये जो ओजोन गैस है कहता है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है और इससे क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है. मतलब O3 का कन्वर्जन होता है O2 ऑक्सीजन गैस के अंदर. इस तरीके से ओजोन लेयर ने क्या किया, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं उनको अब्जॉर्ब किया और हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचने से बचाया. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ओजोन गैस थी वो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो वो भी क्या हुआ, एक तरीके का केमिकल चेंज हुआ. अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन लेयर अब्जॉर्ब ना कर पाती, वो अर्थ के सरफेस पर डायरेक्टली पहुंचती तो उससे हमें और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता. स्किन कैंसर हो सकता था, आइज डैमेज हो सकती थी, प्लांट्स की डैमेज है. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें क्या कर रही है, एक प्रोटेक्शन दे रही है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन. अब जब आयरन ऑब्जेक्ट को हम डैम्प एयर के कांटेक्ट में कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक पड़ा रहने देते हैं तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इसके ऊपर रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस आ चुका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. रस्ट मतलब जंग.
तो इसी तरीके से जो लोहे की चीज़ें जब उसके ऊपर जंग लगती है तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसके दौरान क्या होता है, कहते हैं जो डैम्प एयर, नमी वाली एयर के अंदर ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो आयरन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पर क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। अब ये आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट होती है, जंग होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Fe2O3। ये जो इक्वेशन है ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्या हो रहा है, कहते हैं जो आयरन है दैट इट्स सिंबल इज Fe। जब ये डैम्प एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब ऑक्सीजन गैस O2 और वाटर वेपर H2O इसके कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Fe2O3। तो इस तरीके से जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या होती है, हमारी केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, नया सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड बनता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग में कि कोई भी लोहे की चीज़ें अगर वो ओपन में पड़ी है तो वो धीरे धीरे जंग लगती जाएगी और वो क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। चाहे वो लोहे के गेट हैं, लोहे के बेंच हैं, चाहे वो लोहे के टूल्स हैं, चाहे वो स्पेड है, शॉवल्स है, इसके अलावा वो लोहे का तवा है, अगर ये कुछ टाइम के लिए गीले रहेंगे, मतलब डैम्प एयर के कांटेक्ट में रहेंगे तो इनके ऊपर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो रस्टिंग होती है इसके पीछे कंडीशन क्या होती है, कि क्या होना चाहिए डैम्प एयर के अंदर, कहता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, मॉइस्चर की प्रेजेंस ही लोहे को क्या करती है, जंग लगाती है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते हैं दो मेन कंडीशंस जो लोहे को जंग लगने के लिए ज़रूरी होती है वो कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर। अब ये जो आयरन है वो डैम्प एयर के कांटेक्ट में आता है या फिर पानी के अंदर पड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, वो जंग लग जाती है और क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब हम बात करते, अगर किसी जगह की एयर के अंदर हायर मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब ज़्यादा वाटर वेपर है, दैट मीन्स वहाँ की जो एयर है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पर जो आयरन रस्टिंग है वो बहुत जल्दी होगी। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, सी साइड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर लोहे को जंग बहुत जल्दी लगती है एज़ कम्पेयर टू दोज एरिया वहाँ जहाँ पर वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो कम है। तो यहाँ सेकेंड थिंग हम बात करते हैं, कहते हैं एक जो पानी के अंदर सोल्ट की जो अमाउंट है, द प्रेजेंस ऑफ सोल्ट इन वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर। अब पानी में नमक की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो रस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, दैट एन आयरन ऑब्जेक्ट विल रस्ट मच फास्टर व्हेन इट इज़ केप्ट इन सी वाटर और सैल्टी वाटर एज कम्पेयर टू द सब्सटेंस और आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पड़ा है उसको धीरे जंग लगेगी, जबकि जो सी वाटर के अंदर आयरन ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको लोहे में, उस लोहे पर क्या होगा, जंग बहुत जल्दी लगेगी। हम बात करते हैं कैसे जो रस्टिंग है वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को डैमेज कर देती है। क्यों? क्योंकि जो रस्ट होती है, जंग होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है और पोरस होती है और धीरे धीरे क्या होती है, आयरन ऑब्जेक्ट से झड़ना शुरू हो जाती है। अब झड़ना शुरू होगी जब जंग लगेगी तो क्या होगा, जो सब्सटेंस है हमारा वो धीरे धीरे खोखला होता चला जाएगा और ख़राब हो जाएगा और हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। आयरन का जो यूज़ है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारे आर्टिकल बनाने में यूज़ होता है, चाहे वो ब्रिजेस हैं, ग्रिल हैं, रेलिंग्स हैं, गेट्स हैं, हमारे कार, बसेस, ट्रक, शिप्स की बॉडीज़ हैं। इसीलिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो बहुत ज़्यादा लॉस का भी काम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वी विल डू सम मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसको प्रिवेंट क्यों करते हैं, ताकि हमारी चीज़ ख़राब ना हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। तो सबसे पहला जो मेथड है, कहता है हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेंटिंग। अगर हम आयरन सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं तो एयर और मॉइस्चर डायरेक्टली उस आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आते, जिसकी वजह से उसे जंग नहीं लगती। इसीलिए हम कहते हैं कि जो विंडो ग्रिल्स होती हैं, रेलिंग्स होती हैं, स्टील का फर्नीचर होता है, आयरन ब्रिजेस होते हैं, रेलवे कोचेज़ हैं या हमारे कार्स, बसेस और ट्रक्स की बॉडीज़ हैं, इनको हम रेगुलरली टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, पेंट करते रहते हैं, ताकि वो जंग लगने से बच सकें। सेकेंड थिंग हम क्या कहते हैं, कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। कहते हैं जब हम आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रीस या फिर ऑयल अप्लाई करते हैं तो एयर और मॉइस्चर जो एयर के अंदर प्रेजेंट है वो उस आयरन ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्ट में नहीं आती, इसी वजह से जंग नहीं लगती। इसलिए जो टूल्स होते हैं या मशीन के पार्ट्स होते हैं जो आयरन और स्टील से बने होते हैं, उन्हें हम टाइम टू टाइम ग्रीस और ऑयल अप्लाई करते रहते हैं ताकि वो जंग ना लगे और ख़राब ना हो।
थर्ड जो मेथड है वो कौन सा होता है हमारा, गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन मेथड के अंदर क्या होता है, कहते हैं हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक पतली लेयर जिंक मेटल की लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन किस तरीके से होता है, कहते हैं हम आयरन ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं मेल्टेड जिंक मेटल के अंदर, जिससे क्या होता है कि जिंक मेटल की जो लेयर है वो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाती है और उसे जंग लगने से बचाती है। क्यों? क्योंकि जो जिंक मेटल है वो डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं रिएक्ट करती, जिसकी वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है हमारा वो क्या हो जाता है, जंग लगने से बच जाता है। अब जो आयरन शीट्स होती हैं जिसका यूज़ बकेट्स बनाने के लिए, ड्रम्स के लिए, डस्टबिन्स या फिर रूफ्स बनाने के लिए किया जाता है, तो उनको क्या की जाती है, गैल्वेनाइजेशन की जाती है, मतलब उनके ऊपर जिंक मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को जंग ना लग सके। हमारे घरों में भी जो पानी की पाइप्स लगी हुई होती हैं वो भी क्या होती हैं, गैल्वेनाइज्ड होती हैं, ताकि हमारे लोहे की पाइप्स को भी जंग ना लगे। फिर हम बात करते हैं, कहते हैं आयरन, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो आयरन है दैट इज ऑल्सो कोटेड विद क्रोमियम मेटल टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब ये जो क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोम प्लेटिंग। और ये क्रोमियम मेटल भी एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में रिएक्ट नहीं करती, मतलब एयर और वाटर से रिएक्ट कम करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं। अब क्रोमियम प्लेटिंग हो जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो एयर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आती और लोहे को जंग नहीं लगती। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि जो क्रोमियम प्लेटिंग है हमारे स्टील के फर्नीचर के ऊपर, हमारी टैप्स के ऊपर, बाइसिकल हैंडल्स के ऊपर, कार बम्पर्स के ऊपर की जाती है ताकि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे उन्हें जंग ना लगे। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, कौन सा, कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग स्टेनलेस स्टील। मतलब डायरेक्टली लोहे का यूज़ ना करके उसमें अदर मेटल्स की मिक्सिंग कर देते हैं ताकि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है हमारा वो जंग लग के ख़राब ना हो। सो स्टेनलेस स्टील बनाते टाइम क्या करते हैं हम, आयरन के साथ कार्बन, क्रोमियम और निकल को मिक्स कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो यहाँ जो स्टेनलेस स्टील है उसका यूज़ हम अपने बर्तन बनाने में, चाकू बनाने में, कैंची बनाने में या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, ताकि डायरेक्टली अगर आयरन होता उसको रस्ट लग जाता, बट ये स्टेनलेस स्टील जो होता है इसे रस्ट नहीं लगता, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं द केस ऑफ शिप्स की। अब जो शिप्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील, और उसका कुछ एक पार्ट हमेशा पानी के अंदर रहता है। इवन जो पार्ट बाहर भी होता है वो भी डायरेक्टली क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स के कांटेक्ट में रहता है, कि जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो उनके ऊपर स्ट्राइक करती रहती है। अब ये जो सी वाटर होता है इसमें मेनली क्या होता है, सोल्ट प्रेजेंट होता है। अब सोल्ट प्रेजेंट होगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। तो उनको हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं कि जो शिप्स होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जंग लगती है, क्योंकि जो वो वाटर के कॉन्टेक्ट में है उस वाटर के अंदर ऑलरेडी सोल्ट प्रेजेंट होता है। तो वाटर तो खुद भी क्या करता है, लोहे को जंग लगा के ख़राब करता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो शिप्स होती हैं उन्हें हर साल बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो जो शिप्स है वो पानी में चलेंगी तो क्या लगेगा उन्हें। अब आपको ये जो आयरन पिलर है डेली है इसके बारे में खुद से रीड करना है, नेट से देखना है कि ऐसा उस आयरन पिलर के अंदर क्या मिक्स किया गया है कि इसे आज तक जंग नहीं लगी है।